हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th मैथ में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वो सभी चुन चुन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2014 से अभी तक बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज से आपकी ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो रोज मैं एक चैप्टर का वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न, यानी एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, और वो भी प्रश्न है जो 2014 से पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं होगा। आएगा तो जो मैं करा रहा हूँ इसी में से आएगा, यानी इसी को आपको बार बार पढ़ना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, अब बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जितना अब जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को लगाने में फायदा है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 से अभी तक बार बार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और वही 2023 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का तीन वेराइटी है, यानी तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। ठीक है, और आएगा भी। नंबर 1 बहुविकल्पीय आएगा, नंबर 2 लघु उत्तरीय आएगा, और नंबर 3 दीर्घ उत्तरीय आएगा। ठीक है, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार मतलब पूछा ही जाता है और आने की प्रबल संभावना है। एक है सम वाला और दूसरा है विषम वाला। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम कराएंगे, और एक बार आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, बार बार वीडियो को रिपीट करके आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। a है q होगा, या b है q+1 होगा, c है 2q होगा, और d है 2q+1 होगा। बाद में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे इसको हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन तो यही होने वाला है, और उसके बाद हमें एल्गोरिथम प्रमेय से वही क्वेश्चन लाके वहां पर रख देना, अगर कुछ भी नहीं आता आपको एग्जाम में तो। ठीक है, अगर आता तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन तो यही आने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, a=bq + r। ठीक है, जहां पर आपको a, b, q और r का मतलब समझना चाहिए क्या होता है। अगर हमने समझ लिया कि a, b, q और r क्या होता है, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएगा तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिए ए क्या होता है। ए जो है ये भाजक है, ए जो है भाजक नहीं, सॉरी, ए जो है ये भाज्य है। ठीक है, बी क्या है, ये भाजक है, बी क्या है, भाजक है। क्यू यहाँ पर जो है ये भागफल है, आर जो है यहाँ पर ये शेषफल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, इसको 2 से हमें भाग करना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 है, ठीक है, ये बी का काम करेगा। जो ये 5 यहाँ पर आया, ठीक है, ये क्यू का काम करेगा। ठीक है, ये बी है। यहाँ पर जो 11 है ये ए है, और यहाँ पर 1 जो आया है ये यहाँ पर आर का काम करेगा, यानी रिमाइंडर। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो ये रिमाइंडर होता है हमेशा ये भाजक से छोटा होता है, ये ध्यान रखना, भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जो ये आर की वैल्यू है वो हमेशा हमेशा छोटी होगी बी से। लेकिन जो आर की वैल्यू है, क्या रिमाइंडर कभी कभी 0 भी आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 होता, ठीक है, अगर 10 होता तो 2 5 जा यहाँ पर 10 आ जाता, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाती। ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, लेकिन क्या 0 से कम हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, यानी 0 हो सकता है और 2 से
छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, तभी हम r की वैल्यू लिखते हैं कि ये जो होगा 0 से बड़ा होगा और ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इस पाई का मतलब है कि ये r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। b क्या है? यह है भाजक जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं मेन हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कोई भी पूर्णांक q के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका a = bq + r पे ही खत्म हो जाएगा। a कोई मान लीजिए धनात्मक संख्या है और b के स्थान पर हम 2 रखेंगे। मान लीजिए b = 2। ठीक है, कोई हम सम नंबर लेंगे, सबसे छोटा सम संख्या ले लेंगे, वो b बराबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यही फार्मूला a = bq + r। ठीक है, माना b = 2। ठीक है, a कोई धनात्मक संख्या है, b = 2। अगर b की वैल्यू 2 होगी तो हमने यहाँ पर बताया है, देखो कि जो r होगा वो b से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो r के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? b से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी 2 से छोटा हो 0 से बड़ा, अथवा 0 से बड़ा भाई एक ही नंबर है, एक होगा, या तो हाँ एक होगा, और 2 से छोटा हो तो 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन r की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 के बराबर, तो यहाँ पर 0 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और 2 से कह रहे हैं छोटा हो। ठीक, यहाँ तक समझिए आप। तो यहाँ पर r की 2 वैल्यू आई, एक है 0, एक है 1। एक बार यहाँ पर हम 0 रखेंगे, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे, बस यहीं से मेरा काम सब पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 0 जब रखेंगे तो a = यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा bq। ठीक है, अगर एक बार 1 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी bqo, हाँ bq + 1। अगर b के स्थान पर हम 2 रख देंगे तो a = हो जाएगा 2q, और ये हो जाएगा a = 2q + 1। q यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का होगा, यानी कोई भी यहाँ पर जो q जो है, q के लिए कोई भी अगर धनात्मक संख्या हम रखते हैं तो हमेशा और हमेशा सम आना चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 से 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी सम ही आएगा। यहाँ पर हम 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तब 2 दूना 4, तब भी आपका सम आएगा। 3 रखेंगे q के स्थान पर, 2 3 6, तब भी सम आएगा। यानी यहाँ पर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पूरा नंबर हमेशा सम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए q = अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और +1 यानी 3, 3 बताओ विषम हो जाएगा। यानी कह रहा है प्रत्येक धनात्मक कोई भी नंबर आप लो तो हमेशा सम आए। तो यहाँ पर देखो पहले ही 1 रखने पर विषम आ गया, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो a = 1 आ गया, यह भी विषम आ गया। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा जो सम आएगा वो यही नंबर होगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तब 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक, और हमने आपको बताया था क्या शुरुआत में ही कि एक ट्रिक बताऊंगा। क्या करना है, आपको अपनी तरफ से यहाँ पर 1 से लेके नंबर आपको रखना है और देखना है कि हमेशा किसमें सम आ रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा 1 q के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 +1, ये तो हमेशा शुरुआत से ही 3 आ गया, इसका मतलब इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे 1 रखेंगे तो सम आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर सम हो सकता है। लेकिन कह रहा है सभी नंबर के लिए 1 रखा तो 2 आ गया, अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि 2 और +1 3, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ जाएंगे हम, 1 रखा तो ये 1 विषम हो गया, इसको भी हटा देंगे। 2 रखेंगे तभी सम आएगा, 3 रखेंगे तो विषम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर वो बचता है जिस पर सभी यानी 1 से लेकर कोई भी आप धनात्मक संख्या रखोगे तो हमेशा और हमेशा सम संख्याएं सिर्फ यही दे रहा है। ठीक है, तो आपको जब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 2q ही लाना है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करना है। ठीक है, और मान लीजिए कि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगा रहे हैं, लास्ट में नहीं पता, तो आपको आंसर में सिर्फ लिख देना है बहुविकल्पीय में क्वेश्चन नंबर 1 का C, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक।
सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, वहां पर सम कहा गया था लेकिन यहाँ पर विषम कहा जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुविकल्पीय में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, जो तेज तर्रार बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करें कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है तो क्या करेंगे, सीधे आपको पता है कि सभी पूर्णांक जो धनात्मक हैं वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। इनमें से आपको क्या करना है, एक एक नंबर आपको रखना है जो हमेशा विषम दिख जाए उसे पे आपको टिक लगा देना, यानी वही नंबर आपका होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी इन 4 विकल्प दिया गया, इनमें से कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये p की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी हमेशा जो हो विषम आए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बार देखिए सम आ गया, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम जाएंगे बी वाले पे, यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2। क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक विषम, तो देखो तुरंत यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया, तो ये भी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आएंगे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। धनात्मक विषम चाहिए तो सम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन आपका यही बचा, तो यही होगा। आइए चेक भी कर लेते हैं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 2 1 जा 2 और +1 यानी 3 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा। देखो हमेशा ये विषम आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा कि p के किस मान के लिए, यानी किसी पूर्णांक के लिए, आप कुछ भी कह सकते, किसी पूर्णांक के लिए या p के किस मान के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो भाई यही 2p + 1 हमेशा विषम होगा। ठीक है, तो आइए बेसिक से समझते हैं। हम उन बच्चों के लिए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो चलेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय बात एक ही है, एल्गोरिथम से। ठीक है, ये होता है a इट इज इक्वल टू BQ + R। लिख देना जहां a कोई धनात्मक संख्या है, a कोई धनात्मक संख्या है और b इट इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना है आपको, ये वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, चाहे पहले रखो चाहे बाद में। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ और लिख देना है, हमेशा जो ये b होता है, r जो b होता है वो हमेशा जो होता है बड़ा होगा r से, यानी ये भी कह सकते हैं r जो होता है वो b से छोटा होगा और हमेशा बड़ा होगा 0 से, या तो बराबर होगा। ये चीज़ आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 रख दिया। तो r के कितने मान संभव हैं। ठीक है, r के मान कैसे पता लगाएंगे, कौन कौन संभव है, यानी r की वैल्यू जो हो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो 0 के बराबर हो तो 0 ही हो सकता है ना, और 0 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, एक ही हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, नहीं, ये कह रहा है 2 से छोटा। अगर 2 होता तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पाई का निशान नहीं है, यहाँ पर भी होता, इक्वल टू का निशान होता। ये समझ लो कि बराबर है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है तो ये समझ लो कि ये सिर्फ छोटा है, इससे बड़ा नहीं है। तो 2 ही मान संभव है, एक 0 है एक 1। ठीक है, तो ये वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है। 8 इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, b के स्थान पर आपको यहाँ पर 2 रख देना है, q ऐसे ही रहेगा। ठीक है, r की वैल्यू ऐसे लिख देना। ठीक, अब r की वैल्यू यहाँ पर जब रखोगे तो एक बार a की वैल्यू आ जाएगी 2q, ऐसे लिख देना, और एक बार आप 1 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2q + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर q हमने माना है और आप यहाँ पर p मान लेना, बात एक ही है, क्योंकि ये मेन फार्मूला 8 इज इक्वल टू BQ + R से जब यहाँ पर p कह रहा है, तो आप गलती मत करना, वहाँ पर आप q के स्थान पर p रख देना। ठीक है, ऐसा करना आप,
कि जैसे ये लिखा है तो 8 इज इक्वल टू लिख देना 2p+1, इतना आपको करना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे रखना आपको। तो इन दोनों में आपको चेक करना है, 8 इज इक्वल टू 2p+1 और 8 इज इक्वल टू 2p में। ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। इन दोनों में चेक करना है कौन हमेशा विषम आएगा, जो विषम आएगा वही आपको बहुविकल्प में निशान लगा देना, यानी आंसर में आप वही रख देना। ठीक है, जब पूर्णांक आप 1 रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3, 2 रखोगे 2 दूना 4 1 5, ठीक है, 3 रखोगे 3 दूना 6 1 7, ठीक है, यानी हमेशा ये विषम आता जा रहा है। यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये हमेशा सम आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, विषम कह रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा 8 इज इक्वल टू 2p+1 होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 2 × 3 × 13, बी ऑप्शन है 2 की पावर 3 × 3 × 13, सी ऑप्शन है 2 की पावर 2 × 3 × 11 और डी है 2 × 3 की पावर 2 × 13। ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना थोड़ा ट्रिक का। क्या करना है कि देखिए 156 लाना है तो इन दोनों में से मल्टीप्लाई करना है कि 156 किस में आएगा। देखो कैसे, हम यूनिट डिजिट से लगाएंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट का नंबर। देखो इनमें से लास्ट का नंबर 6 है ना, इसे मान लीजिए हम 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 6 ही आएगा ना। अगर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर आएगा, एक 1 आएगा एक 2 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर यानी इकाई के स्थान पर देखो 2 आ रहा है ना, यानी 4 × 12 यानी 2 आएगा। ठीक है, अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते 4 चौक 16, 2 नंबर तो आएगा, लेकिन लास्ट वाला जो होगा वो होगा 6 होगा। तो हमें तुरंत, यानी हमें पास वहाँ पर समय नहीं है, तो हमें इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में 6 जिसमें आ जाएगा उसी को हम चेक करेंगे। जैसे 3 दूना 6 और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छंग 78, यानी लास्ट में तो 8 आ जा रहा है और 8 आएगा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 8 आ रहा है, यहाँ पर 6 है, 156 होगा ही नहीं। यहाँ पर चेक करेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 और 8 3 24, यानी ये 8 हो गया, ये 3 है और यहाँ पर ये है 13, 8 3 24 और 13 चौको 52, ये हो सकता 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 दिया 13 चौको 52, 2 आ जा रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 गुणे 11, ठीक है, 11 दूना 22, 2 आ जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी 2 × 9 × 13, 9 दूनी 18 और 13 8 104, लास्ट में 4 आ, ये भी नहीं हो सकता। इस कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी ये ऑप्शन में गलती हो गई थी, यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 2 होगा। ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, और 4 3 12 और 13 दूना 26, लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, यानी 12 गुणे 13 करोगे, 13 दूना 26 की 6 कैरी 2 और 13 के 13 और 13 2 15, 156 आ जा रहा है, यानी आंसर तो हमारा यही होने वाला है। ठीक है, तो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 156 ऐसे लिखना और 2 की पावर 2 × 3 × 13 ऐसे आंसर लिख देना, काम खत्म। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के उठाए हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि ए 156, बी 26, सी 13 और डी 6 आएगा। ठीक है, मासा का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले उसके पास जाते हैं जो डिवाइड नहीं करेगा। क्या 6 इसको डिवाइड करेगा? कभी नहीं डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको भले डिवाइड कर दे या ना करे उससे मतलब ही नहीं। जब पहले क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है तो उसको करे या ना करे उससे मतलब ही नहीं है। 13 इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो और 26 भी इसको कर रहा है, तो क्या इसको भी कर सकता है? तो बाद में चेक करेंगे। 156 इसको डिवाइड करेगा? कभी नहीं, लेकिन इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता।
अब इन दोनों में हम चेक करेंगे, 13 से कट जाएगा, ठीक है, और 13 से ये भी नंबर कटेगा, 13 के 13 बचेगा 2, 13 दूना 26, ठीक है, ये भी 13 से कट जाएगा और 26 से ये कट जाएगा और 26 से ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये दोनों नंबर अब देखो इन दोनों को डिविजिबल यानी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों नंबर डिविजिबल हैं। तो हमें मासा में ये कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा नंबर, अगर जब दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों में बड़ा क्या है 26, तो हमारा आंसर जो होगा वो 26 आ जाएगा। लेकिन हमें करना कैसे है, तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि मासा गुणे लासा इट इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बात एक ही है। पहली संख्या मान लीजिए a और दूसरी संख्या मान लीजिए b, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको याद करना हो, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b आपको दी गई, लासा दिया गया, मासा निकालना है, तो मासा के स्थान पर ऐसे लिखेंगे मासा, लासा के स्थान पर लिखेंगे 156। पहला नंबर जो आपको दिया गया है वो है 26, तो लिखेंगे 26, बी के स्थान पर लिखेंगे 156। 156 से 156 कट गया, ठीक है, तो मासा की वैल्यू आ गई 26। ये हुआ हमारा आंसर। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 144 का अभाज्य गुणनखंड नहीं आता निकालने, तो आपको क्या करना, ऐसे करके आपको काटते जाना है तब तक जब तक कि एक नहीं बचता, ठीक, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, ऐसे कट करते जाना है आपको, ठीक है। 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा और 2 8 जा, ठीक है, 2 9 जा। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा, फिर 3 से काट देना, 3 1 जा। देखिए 1 आ गया, आपको यहीं पर रोक देना है। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, देखो 2 का हम जितना बार 2 है उतनी बार 2 की पावर हम लिख देते हैं। जैसे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 2, तो 3 की पावर 2, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछ रहा है हमसे। तो इनके घातों का योग यानी ये है 4 और ये घात कितना है, 2 है, 4 2 6, आंसर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक। 2022 में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0 अभाज्य संख्या तो है नहीं, ठीक है, ये होल नंबर है। 1 भी नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 ही है, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। और कभी कभी आपसे सहअभाज्य संख्या भी पूछा जा सकता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी 2 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 18 दे दिया गया और 25 दे दिया गया, ठीक है। 2 नंबर आपको जोड़ा जरूर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आपको नहीं मिलना चाहिए, एक के अलावा। बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है जो 18 और 25 को डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है। यानी इनका अगर मासा देखा जाए तो 1 है। अच्छा मासा इसका 1 कहाँ दिख रहा है, यानी 18 को आप लिख सकते हो 18 इंटू 1 और 25 को लिख सकते हो 25 इंटू 1, और कॉमन आपको इसमें 1 ही दिख रहा है, यानी इसका मासा भी 1 ही होगा, ठीक। यानी 1 के अलावा कोई अगर कॉमन नंबर है तो सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर 1 के अलावा क्या बोल रहे थे, अगर 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 है कॉमन
तो ये सहवाद संख्या है। ठीक है, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए सहवाद संख्या होने के लिए। ठीक, तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया बहुविकल्पीय में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, आएगा यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कल मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जिससे बहुविकल्प लघु उत्तरीय में क्वेश्चन जो 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से अगर आएंगे तो वहीं से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये वादा करता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना कर लो, बस आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्प में एक कोई नंबर आना, कोई एक नंबर का कोई एक क्वेश्चन आएगा। हमने 4-5 क्वेश्चन करा दिया तो कोई एक आएगा, टाइप यही रहेगा, चाहे थोड़ा सा नंबर इधर उधर कर दिया जाए। ठीक, तो ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो पिछले साल यानी पूछे जा चुके हैं, यानी आपसे समझ जाएं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही